कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो दीपावली का पर्व है आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि आपको फरवरी मार्च में परीक्षा देना है, तो इसलिए त्यौहार भी मनाइए और अपने आप को स्वस्थ भी रखिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10 विज्ञान के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से काफ़ी सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो छात्र इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जो भी आगामी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के जैव प्रक्रम पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। ये अगर आप 95+ % बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से और रंग बिरंगे नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ, जिसको आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपको किसी दूसरे चैनल्स को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है तो मेहनत करते रहिए और मेहनत करने से सारी आपकी जो सफलताएं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है अपने जीवन में, उसको आपको भूलना नहीं है। जैसे कि रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। सुनना बड़े ध्यान से। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको रेस में जिताना चाहता है। यानी रेस का मतलब आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको ईश्वर जिताना चाहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो उसको आप तकलीफ ना समझें। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो और आपको जिताना चाहता हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो जैव प्रक्रम पाठ है, यहाँ से हमारे कक्षा 10 की जीव विज्ञान की शुरुआत हो रही है। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव, आपने पढ़ रखे होंगे पूर्व की कक्षाओं में, उसमें किस प्रकार से अंतर किया जाता है। तो जिसमें जीवन के सारी जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं वो सब सजीव श्रेणी में आते हैं, और जिनमें ये क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं वो सब निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। तो आपने देखा होगा जीवों का जो अनुरक्षण है उसका जो कार्य है निरंतर होना चाहिए। ये उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे भी हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। तो अनुरक्षण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो आपको बहुत ही एक सिंपल परिभाषा के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस भी कहा जाता है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें और हम लोग डिटेल देखेंगे, इसके जो उदाहरण हैं किस प्रकार से कि जैव प्रक्रम में क्या क्या प्रक्रम आते हैं। तो जैव प्रक्रम में आप देखेंगे जैसे ये पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है। तो ये सभी जो तंत्र सम्मिलित रूप से जब अनुरक्षण का कार्य करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो ये था जैव प्रक्रम। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे बच्चों कि जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले आपको कुछ 2 मुख्य क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए।
जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक बच्चों होती हैं उपचयी क्रियाएं। क्या होती हैं? उपचयी क्रियाएं। इसको क्या होता है इनका मतलब? ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ, कैसी बच्चों? ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, यानी सरल से जटिल। तो इसका जो उदाहरण है वो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग उपचयी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे बच्चों, दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं अपचयी क्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, अर्थात विखंडन होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यानी ये उपचयी क्रियाओं के जस्ट जो उल्टी क्रियाएं हैं, तो उसमें सरल से जटिल का निर्माण होता है, इसमें जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। तो इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को अपचयी अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। इसके जो उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, श्वसन है, पाचन है। तो ये इनको हम लोग अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि ये उपचयी या औपचयी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, और आपने देखा कि जैव प्रक्रम के किसने कहते हैं, इसके उदाहरण देखे आपने, उपचयी क्रियाएं देखी और अपचयी अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है बच्चों पोषण। क्या है बच्चों? पोषण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विकल्प के रूप में भी पूछे जाते हैं, और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर उपयोग करने तक की पूरी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोषण के नाम से। यानी कि जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका उत्सर्जन होता है, बहिक्षेपण, कई अलग अलग प्रकार की पूरी प्रक्रिया होती है। नहीं तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कि उस सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर उपयोग करने तक की पूरी प्रक्रिया को हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे, इसमें पोषण के जो बच्चों प्रकार हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो पोषण के जो प्रकार हैं उसमें आप देखेंगे कि किस आधार पर पोषण के प्रकारों को बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बच्चों? तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला जो है पोषण के आधार पर दो भागों में जो बांटा गया, पहला प्रकार है स्वपोषी पोषण, और जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी स्वपोषी का मतलब सेल्फ, यानी ऐसे जो पोषण की वह विधि, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीव, और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। इसमें जो उदाहरण आएंगे बच्चों, हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, नीले हरे शैवाल आदि इसमें शामिल किए गए हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो इस क्रिया को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा जो उदाहरण है विषमपोषी पोषण। इसमें आप देख रहे होंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। उसमें क्या था? स्वयं बनाते। इसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाता है। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, विषमपोषी जीव, और उनके द्वारा जो पोषण की प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको विषमपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें आप उदाहरण देखेंगे तो आपको मानव, कवक, जीवाणु, ये सभी जो जीव हैं इनको विषमपोषी जीव के नाम से
जाना जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा पोषण के प्रकार और स्वपोषी पोषण, और आपने पढ़ा और विषमपोषी पोषण, दोनों प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ा दिए गए। इसके पश्चात आप देखेंगे बच्चों, जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होता है ये, इसको मैं आपको यहाँ पर पारिभाषिक रूप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं पानी की सहायता से सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया में O2 गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो समीकरण है वो आप देख रहे होंगे, CO2 और पानी ये दो आपस में मिले और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन्होंने बनाया जो C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसके पश्चात ऑक्सीजन गैस और 6 अणु जो पानी के ये निकले। इस क्रिया को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6CO2 12H2O, C6H12O6 6O2 + 6H2O, तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि बस आप केवल इतना याद रखें कि सभी हरे पेड़ पौधे, और आपको आगे बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्या बोलना है बेटा, सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यहाँ आपको सहायता बोलना है, यहाँ आपको उपस्थिति बोलना है। तो सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा मैंने लिखी है ये आपको याद हो जाएगी। ये परिभाषा आपको कहीं पुस्तक गाइड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। मैंने इसको स्वयं बनाया है काफ़ी इजी रूप से, जिससे कि आपको सरलतम रूप में ये याद हो जाए। इसके पश्चात आप देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए कच्ची सामग्री या कहें स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पौधे को सूर्य के द्वारा मिल जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पहले से मौजूद होता है जिसको सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। इसके पश्चात जो CO2 गैस होती है वो पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात जो पानी है यानी जल है H2O जड़ों द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 4 प्रकार की जो कच्ची सामग्री है वो पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अति आवश्यक होती है। इनमें से अगर एक की भी कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। इसके पश्चात इम्पोर्टेंट नोट एक मैंने लिखा हुआ है, आप देखेंगे इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो क्या हैं वो आप देख रहे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो प्रकाश ऊर्जा थी उसका रासायनिक ऊर्जा यानी भोज्य पदार्थ के रूप में जब वो बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जल के जो अणु होते हैं उनका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, टूट जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आपने देखा ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लें और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चाहें तो आप वीडियो को रोक कर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप वीडियो को रोक कर इसको अपने कॉपी में
लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया है। इसके पश्चात बच्चों हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो उसमें आपको हम लोग बताएंगे स्टोमेटा यानी जो रंध्र होते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके कार्य पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि क्या कार्य होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पत्ती होती है पौधों की, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। पत्ती की सतह पर, निचली सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उनको हम लोग रंध्र या फिर अंग्रेजी में स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो चित्र है एक आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूँ कि ये एक रंध्र का चित्र है। इसमें जो अंदर की तरफ ये जो सेम के बीच के आकार की जो सेल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों द्वार कोशिकाएं, या इनको रक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। ये जो बिंदी बिंदी आप देख रहे हैं ये हरित लवक है। इसके पश्चात जो अंदर का जो छिद्र है वो उसको बोलते हैं हम लोग रंध्र छिद्र। इसके पश्चात जो बाहर की तरफ ये अभी ग्रीन कलर की सेल्स देख रहे हैं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो जो रंध्र होते हैं, रंध्र का खुलना तथा बंद होना, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें जल की कमी और जल की पूर्ति के आधार पर ये तय होता है। अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में जल भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जब इनमें से पानी बाहर निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। पानी का बाहर निकलना यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है तो इसमें से पौधों से पानी निकलता है, तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं, ये सिकुड़ जाती हैं और ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना निर्धारित होता है द्वार कोशिकाओं के आधार पर। ये परीक्षा में चित्र भी पूछ लेते हैं कि स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए, तो बहुत सरल है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे स्टोमेटा के बच्चों जो कार्य हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि रंध्र के कार्य लिखिए। तो सबसे पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का वाष्प के रूप में निकालना। ये इसके दो मुख्य कार्य हैं। तो इस प्रकार आपने देखा स्टोमेटा क्या होता है, उसका चित्र और उसके मुख्य कार्य। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है वो इसके अंदर जाती है रंध्र छिद्र के द्वारा, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है तो जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो इस रंध्र छिद्र के द्वारा बाहर वातावरण में रिलीज कर दी जाती है। और जब वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, वो भी इसी रंध्र छिद्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आपने देखा रंध्र। अब इसके पश्चात जो अगला जो टॉपिक है बच्चों इस वीडियो का, वो है विषमपोषी पोषण। क्या है बच्चों? विषमपोषी पोषण। पहले मैंने आपको बताया पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी में मैंने आपको बताया और विषमपोषी में मैंने आपको बताया। अब विषमपोषी में आप देखेंगे बच्चों कि ये तीन प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे? कि ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होता है स्वयं भोजन नहीं बना पाता और दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण। तो अब ये अलग अलग प्रकार का होता है। तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि विषमपोषी पोषण का जो पहला प्रकार है वो आप देख रहे होंगे, ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या लिखा है बच्चों? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं, पाचन शरीर के अंदर होता है, यानी जो प्राणियों के समान जो पोषण होता है उसको हम लोग प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं। इसमें जीव क्या करता है? भोजन को शरीर के अंदर ले जाता है और शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है। तो इस प्रकार के जो उसमें उदाहरण आएंगे, अमीबा आएगा और मानव आएगा। अमीबा एक कोश की प्राणी है और मानव बहुकोश की प्राणी है। इस प्रकार जो दूसरा उदाहरण है मृतजीवी पोषण, ये अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी सड़े गड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी पोषण के नाम से जानते हैं, जैसे कवक है और ईस्ट है। और तीसरा परजीवी पोषण, तो इसमें क्या आएगा बच्चों? ये जीव अन्य जीवों के शरीर के या तो अंदर रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, अपना पोषण प्राप्त करते हैं बिना उनको कोई नुकसान पहुँचाए। तो इस प्रकार के जो इसमें उदाहरण आएगा, अमरबेल है, मच्छर है, जू है। तो इस प्रकार की ये जो अमरबेल होता है ये एक प्रकार का
पादप है जो अन्य पादप के शरीर से चिपक जाता है और चूसकांक के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। मच्छर जो आप जानते ही हैं शरीर के बाह्य सतह पर रहकर खून को पोषण के रूप में रक्त को ग्रहण करता है। और जू जो है ये भी हमारे मानव शरीर में पाया जाता है, और मानव शरीर में पाया नहीं जाता, ये बोलेंगे कि मानव शरीर में बाहर रहकर रक्त को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। यानी जो अपने सिर होता है, सिर में जो जुएं हो जाते हैं उनको हम लोग जू कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी परजीवी का उदाहरण है। इसके पश्चात बच्चों आप देखेंगे एक जो विषमपोषी पोषण है वो अमीबा में किस प्रकार से होता है, उसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो इस प्रकार आप देखेंगे अमीबा में जो पोषण, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें एक केंद्रक है, और केंद्रक जो अमीबा है उसके सामने अगर कोई भोज्य पदार्थ या भोजन का कण आ जाता है तो ये अपने शरीर में ऐसे परिवर्तन करता है जिससे कि एक अंगुली नुमा रचना बन जाती है और उस भोजन को उस दोनों अंगुलियों के बीच में फंसा लेता है। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को हम लोग पादाप या कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि दोनों अंगुलियों के बीच में इस भोजन के कण को उसने फंसा लिया है। अब जब ये भोजन का कण फंस जाता है तो ये अपने शरीर को पुनः से व्यवस्थित कर लेता है और ये भोजन का कण शरीर के अंदर एक खाद्य रिक्तिका के रूप में बन जाता है। और इसमें फिर क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं और इसके शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। और पाचन होने के पश्चात जो भी अपचत या वर्ज्य पदार्थ बचते हैं वो अपने शरीर की सतह से उसको बाहर कर देता है। तो अमीबा में जो पोषण की विधि है उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये अमीबाओं की जो पोषण की विधि है उसको पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और अमीबा अपनी संपूर्ण सतह से पोषण का काम करता है। इसको अपन लोग रैखिक डायग्राम के नाम से इसको समझ सकते हैं। जैसे अमीबा खाद्य कण को कूटपाद की मदद से घेर लेता है, फिर उसके पश्चात खाद्य रिक्तिका में भोज्य पदार्थों का पहुंच जाता है। उसके पश्चात जो भोज्य पदार्थ में जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। टूटने के पश्चात जो बचा हुआ अपचय पदार्थ है वो कोशिका की सतह से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार जो अमीबा है वह अपना पोषण पूरा कर लेता है। तो ये आपने देखा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज इस पहले जय प्रक्रम में पहली स्लाइड में मैंने आपको पूरा जो जय प्रक्रम में मैंने आपको बताया कि स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे का टॉपिक है मानव में पोषण काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और चित्र के माध्यम से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।